अब जहां आप लोग इकोनॉमी पर कवर कर रहे थे तो बुकलेट भी मैं देखूंगा आप लोगों का, लेकिन पहले मैं एक डायग्राम बना दूं। हाँ, चाहे बुकलेट भी आप लोग खोल लीजिए जरा। बुकलेट सभी लोग लाए होंगे। हाँ, इस पर आपका क्वेश्चन थोड़ा सा नीचे कुछ क्वेश्चन फॉर्म करवाता हूँ, जहाँ आपका एंड हुआ है ना वहाँ पर आप क्वेश्चन थोड़ा फॉर्म कर लीजिए, लिखिए। क्वेश्चन लिखिएगा नीचे। हाँ, कि सल्तनत काल से मुगल काल तक, हाँ, सल्तनत काल से मुगल काल तक, सल्तनत काल से मुगल काल तक शिल्प एवं उद्योगों के संगठन, शिल्प एवं उद्योगों के संगठन पर टिप्पणी कीजिए। शिल्प एवं उद्योगों के संगठन पर टिप्पणी कीजिए। शिल्प एवं उद्योगों के संगठन पर टिप्पणी कीजिए। टिप्पणी कीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 लिखिए। क्वेश्चन का नंबर 2 ऐसे करने से नहीं होगा, क्वेश्चन का नंबर 2 तब पता चलेगा। क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 में लिखिए कि मुगल काल में, मुगल काल में शिल्प एवं उद्योगों के संगठन के स्वरूप, शिल्प एवं उद्योगों के संगठन के स्वरूप, स्वरूप को स्पष्ट करते हुए बताइए। स्वरूप को स्पष्ट करते हुए यह बताइए, यह बताइए कि क्या क्या यह पूंजीवादी उत्पादन प्रणाली, क्या यह पूंजीवादी उत्पादन प्रणाली के आधार पर संगठित था? क्या यह क्या यह पूंजीवादी उत्पादन प्रणाली के आधार पर संगठित था? संगठित था। प्रश्नवाचक चिन्ह डाल देना। तो इसमें जो आपका ऊपर जो वहां पर पॉइंट नंबर 3 और 4 जो लिखे हो एरो में, उसी से इसका उत्तर निकल जाएगा। 3, 4 याद है क्या? वही 3 और 4 से उत्तर निकल जाएगा। तो ये आपका हुआ। अब व्यापार पर थोड़ा सा नजर डालिएगा। एक डायग्राम उस पर भी बनवा देता हूं। अब मैटर में आप लोगों का क्लियरली दिया हुआ है बहुत कुछ, तो जहां देखिए, एक तो आप लोग इसमें मुगल कारखाना पद्धति भी, जैसे आपका 2 क्वेश्चन आपने लिखा है, तो हो सकता है मुगल कारखाना पर भी आपको स्वतंत्र क्वेश्चन पूछ डाले। तो एक क्वेश्चन नंबर 3 उसी में आप लिख डालिए, हाँ, कि मुगलों के अधीन, हाँ हाँ, चाहे मुगल कारखाना पद्धति पर प्रकाश डालिए। मुगल कारखाना पद्धति पर प्रकाश डालिए। मुगल कारखाना पद्धति पर प्रकाश डालिए। प्रकाश डालिए। अब देखो, ये जो क्वेश्चन है तुम्हारा, ये उसमें लिख देना बुकलेट पेज संख्या 83, 83, पेज संख्या 83। देखो, इसको ब्लॉक में बिल्कुल ही आपको जितना चाहिए उतना आपका दिया हुआ है।
ब्लॉक में आपका दिया हुआ है 83 में कि सामान्यतः कारखाना का शाब्दिक अर्थ होता है ऐसे उत्पादन केंद्र जहां जन सामान्य के द्वारा उत्पादन किया जाता और यह उत्पादन बहुतायत में होता है, किंतु मुगल काल में कारखाना शब्द को दूसरे अर्थ में लिया गया। वे उत्पादन केंद्र थे जहां शाही आवश्यकता को पूरा करने के लिए उत्पादन किया जाता था। फिर इसमें उत्पादन केंद्र ही शामिल नहीं होते, अपितु शाही घुड़सवार, हाथी साल तथा शाही पड़ाव सभी इसके अंतर्गत शामिल होते थे। मतलब यहाँ पर आपको ये बताया जा रहा है, जब आपको मुगल कारखाना लिखना होगा तो केवल आप उत्पादन केंद्र नहीं लिखोगे, उसमें जितना उसका घुड़सार होता था, हाथीसार होता था, उस सब के सब शाही पड़ाव होता था, टेंट वगैरह सब उसके कारखाने में आ जाते हैं। कारखाने की परिधि बड़ी व्यापक थी। आगे लिखा हुआ है के.एम. अशरफ ने मुगल कारखाना को फारसी मॉडल से प्रेरित माना है, किंतु अन्य शोधों से यह ज्ञात होता है कि इस प्रकार के कारखानों को मौर्य शासक अलाउद्दीन खिलजी तथा फिरोज शाह तुगलक जैसे शासकों के अंतर्गत भी तैयार किया गया था। हमें यह भी सूचना प्राप्त होती है कि फिरोज शाह तुगलक के अंतर्गत इस प्रकार के 36 कारखाने कार्यरत थे तथा 12,000 दासों को लगाया गया था। पहली बात, अगर तुमसे कोई पूछे या मैं ही पूछ रहा हूं, मान लो कि आखिर चाहे वो सुल्तान हो या मुगल हो, उनको कारखाना स्थापित करने की जरूरत क्यों पड़ी थी? कौन कौन बताएगा? मेरे क्वेश्चन का उत्तर कौन कौन बताएगा? आखिर उनको कारखाना क्यों बनाना पड़ा था? राज्य की आवश्यकता नहीं, राज्य की आवश्यकताओं को क्या कर, तो बाजार से खरीद लेते। हाँ, ये तो कर रहे हो, तो शाही आवश्यकता को जो मीरे समान नामक अधिकारी है वो बाजार से खरीद लेता। हाँ, उतने उच्च मानक पर बाजार में उपलब्ध नहीं थे। अब इसके बाद तुम्हें कैसे दीवाने बयुतत मीरे समांग नामक अधिकारी के अंतर्गत कैसे संगठन होता था वो दिया गया। अब तुमको लास्ट केवल प्रश्न का उत्तर बता दो, हम संतुष्ट हो जाएंगे। मेरा लास्ट प्रश्न ये है कि इससे क्या कुछ फायदा मिला? क्या फायदा मिला? हाँ ठीक है, तुम लोग समझते तो हो, ऐसा नहीं है नहीं समझते, ठीक है, हो जाएगा। इसको तुम लोग इसमें उस प्रश्न का उत्तर इसी से कर लेना। देखो, ये बहुत पहले हमने एक क्वेश्चन किया था, जब 600 शब्द के क्वेश्चन पूछे थे, 2004-05 में पूछा था कभी, तो मैंने लिख कर दिया हुआ है कि भारत में 16वीं एवं 17वीं शताब्दियों के दौरान कृषि एवं शिल्प उत्पादन के प्रमुख अभिलक्षणों की रूपरेखा प्रस्तुत कीजिए। मैंने 16वीं 17वीं शताब्दियों के दौरान कृषि एवं शिल्प उत्पादन के प्रमुख अभिलक्षणों की रूपरेखा प्रस्तुत कीजिए। देश के सामाजिक ताने बाने पर उसका किस प्रकार का प्रभाव पड़ा था? तो देश के सामाजिक ताने बाने, देखो अब संगठन किस प्रकार से कीजिए, 16वीं 17वीं सदी में कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। मतलब ये आपको कृषि और शिल्प दोनों पूछ रहा है, कृषि और शिल्प दोनों कराया हुआ है, तुमने अगर इसको पढ़ोगे तो तुमको कृषि और शिल्प दोनों पता चल जाएगा कैसे संगठित किया गया था। इसके है कि देश के सामाजिक ताने बाने पर, मतलब सामाजिक जो संरचना है उस पर इसका क्या प्रभाव पड़ा। तो यहाँ पर हमने दिया कि 17वीं सदी के उत्तरार्ध तक धीरे धीरे भारत में शिल्पियों पर व्यापारियों का नियंत्रण बढ़ता जाता। लास्ट पैराग्राफ में है, उसकी अभिव्यक्ति दादनी पद्धति 85 नंबर पेज पर है। उसकी अभिव्यक्ति दादनी पद्धति के रूप में देखने को मिलती है। दादनी पद्धति के तहत व्यापारी धीरे धीरे शिल्पियों एवं कच्चे मालों पर नियंत्रण स्थापित कर रहे थे। फिर इस काल में श्रेणियों के प्रधान अथवा मुखिया की विशिष्ट स्थिति स्थापित हो रही थी। अकबर के द्वारा श्रेणी प्रधान को भूमि अनुदान दिए जाने का भी जिक्र मिलता है। जैसा कि हम जानते हैं कि सतरत काल में शिल्प उत्पादन के लिए बड़ी संख्या में दासों को लगाया गया था, किंतु इस काल में स्वतंत्र कारीगरों ने शिल्प विकास को प्रोत्साहन दिया। उसी तरह शिल्प गतिविधियों के विकास ने जाति नियंत्रण को भी नजरअंदाज कर दिया। दूसरे शब्दों में जाति बंधन की अवहेलना कर नवीन शिल्पों को अपनाया गया। इस प्रकार हम देखते हैं कि मुगलों के अंतर्गत कृषि तथा शिल्प गतिविधियों में होने वाले परिवर्तनों ने सामाजिक संबंधों को भी प्रभावित किया। जैसे एक बात तुमको याद होगा कि हमने जो तुमसे बहुत पहले पूछा था कि इरफान हबीब की एक थियरी, जो मोहम्मद हबीब ने जो नगरीय क्रांति की बात कही थी और इरफान हबीब से डिसएग्री किया था कि नहीं? तो आप में से कोई बता सकता है कि इरफान हबीब अपने पिताजी मोहम्मद हबीब के विचार से क्यों डिसएग्री हो गए थे? बहुत लोग सल्तनत में नहीं हो गए तो कोई बात नहीं, लेकिन सल्तनत में हो तो बाकी लोग बताओ, क्या तुम्हारा भी कुछ काम आजकल सही नहीं चल रहा है, क्या बात है?
बीपीएससी का एग्जाम है, प्रीलिम्स का। दो नौका पर पैर दे रहे हो, कैसे होगा? बीपीएससी में भी स्टैंडर्ड क्वेश्चन पूछते हैं, ऐसा नहीं है। तो पहले एक चीज पहले दुरुस्त करो ना, क्यों बीच में? पहले कोर्स कंप्लीट करो बढ़िया से, फिर एग्जाम देना। क्यों तुम लोग इतने एग्जाम देने के लिए हड़बड़ी करते हो? तो हाँ, पहले तैयारी कर लो बढ़िया से, तब एग्जाम दो। तब एग्जाम दोगे तो एग्जाम निकलेगा। ऐसे में ना ये तैयारी होगी ना वो तैयारी होगी, दोनों फिर गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए कुछ लोग कम से कम जैसे मैं कर रहा हूं उस तरह से करो, और जिसको जल्दबाजी है उसको जाने दो, रुका रहेगा तुम्हारे तक। पता चलेगा तुम आगे पार करके वो अभी तक रुका हुआ है। तो बिना अधकचरा तैयारी करके जाएगा तो कहीं ना कहीं अगर प्रीलिम्स क्वालिफाई भी करेगा तो मेंस में जाके फेल करेगा, फिर फायदा क्या है करने का? तो अब जो इरफान हबीब ने जो विचार दिया था, तो इरफान हबीब ने कहा था, आधी कहानी मैंने बताई थी, पूरी कर रहा हूं, मेंटली अलर्ट हो तुम लोग। इरफान हबीब ने तो ये कहा था कि भाई सल्तनत काल में स्लेवरी को प्रोत्साहन मिला था, याद होगा, क्योंकि स्लेव को उन्होंने उत्पादन में लगाया था। तो आगे वो बताते हैं, अच्छा उसके बाद इरफान हबीब कहते हैं कि यही कारण है कि बर्नी एक दास बाजार की चर्चा करता है सल्तनत काल में, लेकिन वो बताते हैं मुगल काल में आप देखोगे कि इस तरह का कोई बाजार आपको नहीं दिखता है, बल्कि 1582 में अकबर ने दास व्यवस्था को समाप्त किया था। इसका प्रतीकात्मक अर्थ यह है कि उस समय दासों का उत्पादन में महत्व कम हो गया था, क्योंकि अब निचली जाति के लोग भी तत्परता से शिल्प अपनाने लगे थे जो सल्तनत काल में नहीं अपनाए थे। तो जिस समय निम्न जाति के लोग जब नवीन प्रकार के शिल्प अपनाएंगे परंपरागत शिल्पों को छोड़कर, तो जाति व्यवस्था तो हिलेगी। क्या बढ़ई का बेटा बढ़ई होना है? अगर बढ़ई का बेटा लुहार तो वर्णशंकर, और यहाँ तो अब बढ़ई दूसरा शिल्प की तरफ एडॉप्ट कर रहा है। तो चूंकि जाति और शिल्प में गहरा संबंध है, और जब पुराने शिल्प को छोड़कर नए शिल्प की तरफ वो उन्मुख होंगे, तो क्या जाति व्यवस्था हिलेगी भी कि नहीं? सामाजिक ताने बाने पर प्रभाव पड़ना है ना। और विशेष रूप से तो तुम देख रहे हो कि जो कबीर वगैरह की जो भक्ति आई है, नानक वगैरह की, तो कहीं ना कहीं जाति व्यवस्था का विद्रोह भी तो है। शिल्प और जाति के बीच नए संबंध जोड़ने का प्रयास भी तो कुछ याद है या भूल गए? अब जब सेकंड टाइम रिवाइज करोगे, अभी चिंता मत करना है, सेकंड टाइम रिवाइज करोगे फिर सब याद हो जाएगा। अभी तो भूलोगे एक बार, पहली बार थोड़ा याद रहता है, वो फिर निकलेगा, लेकिन वो याद है तुमको, सब कॉन्शियस में है, रिवाइज करो फिर आ जाएगा। अब देखो बच्चे, तुम लोग अब फिर सेंटर में हेडिंग दे दो तो वाणिज्य व्यापार, और बुकलेट भी खुला रखो, बुकलेट का भी जरूरत पड़ेगी, क्योंकि जो चीज डायरेक्ट वहां है उसको मैं क्यों लिखवाऊंगा, केवल मैं जहां जो नहीं है उसको फिर कवर कर लूंगा क्या। तो अब सेंटर में दो बार, उससे तुमको क्या होगा कि अब देखो याद होता जा रहा है ना, आज जितना हम लोगों ने डिस्कस किया तुम लोगों को याद हो गया कि नहीं? क्वेश्चन भी उस पर कर सकते हो, तो रेंज ऑफ क्वेश्चन, तो इसका फायदा यही होगा कि वाणिज्य व्यापार सेंटर में डाला। हाँ, अब सेंटर में डाला तो फिर लेफ्ट साइड में इधर एरो बनाओ, हाँ, लेफ्ट साइड में एरो बनाओ और लिखिए हाँ, एक पहलू देना, पहला एरो बना के इधर लेफ्ट में कि हाँ, 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 व्यापार को, हाँ पहला एरो बनाना, व्यापार को प्रेरित करने वाले कारक, व्यापार को प्रेरित करने वाले कारक, प्रेरित करने वाले कारक। अब उसमें भी तुम फिर व्यापार को प्रेरित करने वाले कारक जो है ना, उसमें तुम दो एरो बना दो नीचे, मैंने दूसरा एरो नहीं, मैंने व्यापार को प्रेरित करने वाले कारक जहां लिखा उसी के नीचे में दो एरो खींच दो, और एक में कर दो आंतरिक व्यापार और दूसरे में बाह्य व्यापार, आंतरिक व्यापार एवं बाह्य व्यापार। और जहां आंतरिक व्यापार लिखा फिर उसके नीचे एरो डालो, नीचे एरो डाला और उसमें पॉइंट नंबर ए में डालो। आंतरिक व्यापार में जैसे नीचे एरो डाला तो उसमें पॉइंट नंबर ए में डालो और लिखो कि हाँ 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 लिखना हाँ हाँ कि बड़े पैमाने पर शिल्प एवं हाँ शिल्प एवं औद्योगिक उत्पादन का गठन,
बड़े पैमाने पर शिल्प एवं औद्योगिक उत्पादन का गठन पॉइंट नंबर बी, ग्रामीण शिल्प, पॉइंट नंबर बी, ग्रामीण क्षेत्र से खाद्यान्न, ग्रामीण क्षेत्र से खाद्यान्न एवं ग्रामीण क्षेत्र से खाद्यान्न एवं कच्चे माल का निर्यात, खाद्यान्न एवं कच्चे माल का निर्यात नगर की ओर सी लिखिएगा। एक समृद्ध कुलीन वर्ग, एक समृद्ध कुलीन वर्ग के द्वारा विलासिता संबंधी सामग्रियों की मांग बढ़ाना, विलासिता संबंधी सामग्रियों की मांग बढ़ाना, अब बताओ जो ABC ये तीनों पॉइंट तुम लोग पकड़ लिए या कुछ बचा? पकड़ लिए? तो उसमें पॉइंट नंबर डी लिख दो। पॉइंट नंबर डी में लिख दो कि अपनी व्यक्तिगत आय बढ़ाने के लिए, मुगल राजाओं और राजकुमारों की रुचि बाजार में, व्यापार में, कुछ उदाहरण वगैरह दिमाग में आ रहा है? किसी के जहाज भी चलते थे क्या? तो अब पॉइंट नंबर ई लिख दीजिए। पॉइंट नंबर ई, पॉइंट डी था ना, ई लिख दीजिए। लिखिए। बेहतर कानून व्यवस्था और फिर कॉमा दीजिए। कानून व्यवस्था तथा कर दो, तथा अत्यधिक बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर। तुमको मिला होगा कि उस समय जो शेरशाह के समय जो बनाया गया था, वो सराय और 2 कोस पर और डाक चौकी, वो वर्ल्ड में कहीं उसका पैरेलल नहीं था, याद होगा। एक और दे दो, ई के बाद एफ दे दो, एफ में दे दो। मुद्रा का मानकीकरण, कॉमा विकसित बैंकिंग एवं बीमा व्यवस्था, मुद्रा का मानकीकरण, विकसित बैंकिंग एवं मुद्रा व्यवस्था, बीमा व्यवस्था। अब देखो, एक बार क्वेश्चन तुम लोगों को पूछा है मुद्रा, बैंकिंग और बीमा पर, भी पढ़ा है आप लोगों ने, शॉर्ट में ही मैंने दिया हुआ है। मुद्रा में एक बता दो, एक विदेशी यात्री है जो किसी मुगल शासक के काल में कहता है कि 250 करोड़ रुपए चलते थे। अब कहां देख रहे हो? देखने का वक्त समाप्त है बच्चे। कौन बोला औरंगजेब? औरंगजेब नहीं है। मुगल काल में कितने प्रकार की मुद्राएं, किस किस धातु की मुद्रा चलती थी? आपको सूचना मिल रहा है? सोने का कौन मुद्रा थी? मुहर थी, दिनार, मुहर या असरफी भी हुआ शेरशाह के समय, और चांदी की मुद्रा और तांबे का दाम। अब इनको
छापने के लिए टकसालों की संख्या 4, 14 और 42। 4, 14 और 42 टकसाल। मुद्रा का बेहतर। अच्छा, मुगल काल में मुद्रा की जरूरत क्यों ज्यादा थी? हाँ, नगद में राजस्व और व्यापारिक लेन देन दोनों में। तो राजस्व और व्यापारिक लेन देन। अब आंतरिक व्यापार ना, बाह्य व्यापार लिखोगे। हाँ, बाह्य व्यापार। बाह्य व्यापार में दिखा दो, पॉइंट नंबर ए में दे दो कि काबुल और कंधार, काबुल और कंधार पर नियंत्रण, काबुल और कंधार पर नियंत्रण। हाँ हाँ, उसी में लिख देना काबुल से व्यापारिक कारवां कहां के लिए? काबुल से व्यापारिक कारवां मध्य एशिया के लिए, मध्य एशिया के लिए, और कंधार से पश्चिम एशिया के लिए, और कंधार से पश्चिम एशिया के लिए। तुमको तो याद ही है बहुत कुछ। कोई दिक्कत अपने पर कॉन्फिडेंस लाओ, फिर क्वेश्चन वगैरह है उसको टेकल करो। अब क्वेश्चन तुम्हें मैं इस पर जो फॉर्म करके दूंगा वो क्वेश्चन सोचना पड़ेगा, वैसे नहीं होगा। अब सोच के हर क्षेत्र से निकालना पड़ता है। नेक्स्ट वन लिखना, पॉइंट बी। हाँ, पॉइंट बी में लिखिएगा हाँ हाँ कि पश्चिम में ओटोमन साम्राज्य, सफावी साम्राज्य, पश्चिम में ओटोमन साम्राज्य, सफावी साम्राज्य, हाँ हाँ एवं सफावी साम्राज्य, हाँ, कमा भारत में मुगल साम्राज्य, मुगल साम्राज्य, और पूरब में चीन के मिंग साम्राज्य के द्वारा, साम्राज्य के द्वारा सुरक्षा, साम्राज्य के द्वारा सुरक्षा एवं व्यापार को संरक्षण, सुरक्षा एवं व्यापार को संरक्षण, सुरक्षा एवं व्यापार को संरक्षण। अब पॉइंट सी लिखिए, और पॉइंट सी में लिखिए, पॉइंट बी हुआ ना, और पॉइंट सी में लिखिए हाँ हाँ लिखिएगा हाँ, यूरोपीय कंपनियों की भूमिका, यूरोपीय कंपनियों की भूमिका, यूरोपीय कंपनियों की भूमिका, भूमिका। अब दूसरा एरो बनाओ। ये तो पहला एरो कहीं दो हो गया, अब दूसरा एरो बनाओ। हाँ हाँ, और उसमें लिखना हाँ 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 व्यापारिक सामग्रियां, व्यापारिक सामग्रियां, व्यापारिक सामग्रियां, सामग्रियां। अब व्यापारिक सामग्रियां में फिर दो बनाओ एरो, आंतरिक और बाह्य, आंतरिक एवं बाह्य। अब आंतरिक में एरो डाल दो, आंतरिक में फिर एरो डाल दो और लिखना कि हाँ डैश डाल के, हाँ डैश डाल के लिखना हाँ पॉइंट ए, ग्रामीण क्षेत्र से नगर की ओर, ग्रामीण क्षेत्र से नगर की ओर अनाज एवं कच्चे माल का निर्यात, निर्यात। पॉइंट बी लिखिए, बंगाल से चावल और शक्कर के अतिरिक्त, बंगाल से चावल एवं शक्कर के अतिरिक्त रेशमी वस्त्र का, रेशमी वस्त्र का अन्य शहरों में, रेशमी वस्त्र का अन्य शहरों में निर्यात।
निर्यात। सी में लिखिएगा, सी में कोरोमंडल तट का संपर्क, कोरोमंडल तट का संपर्क गुजरात तट, गुजरात तट, गुजरात तट, बंगाल एवं मालाबार तट से एवं मालाबार तट से तथा कोरोमंडल तट से, तथा कोरोमंडल तट से, कोरोमंडल तट से बेहतरीन किस्म के कपड़ों का, बेहतरीन किस्म के कपड़ों का निर्यात, कपड़ों का निर्यात अब बाह्य व्यापार लिखो। बाह्य व्यापार में लिखना, बाह्य व्यापार जैसे लिखा ना, बाह्य सामग्रियां, बाह्य, जैसे आंतरिक व्यापार हो सिर्फ बाह्य व्यापार सामग्रियां में ही लिखिएगा। लिखिए गुजरात कोंकण कोरोमंडल तट, गुजरात, पॉइंट ए लिख देना, गुजरात कोंकण कोरोमंडल तट तथा तथा बंगाल जैसे तटीय क्षेत्र, बंगाल जैसे तटीय क्षेत्र विदेशी निर्यात, विदेशी निर्यात के महत्वपूर्ण केंद्र, महत्वपूर्ण केंद्र, विदेशी निर्यात के महत्वपूर्ण केंद्र। पॉइंट बी लिखिए कि भारतीय सूती वस्त्र, रेशमी वस्त्र, भारतीय सूती वस्त्र, रेशमी वस्त्र एवं मलमल, मलमल प्रमुख निर्यात की वस्तुओं में शामिल, प्रमुख निर्यात की वस्तुओं में शामिल, प्रमुख निर्यात की वस्तुओं में शामिल, शामिल में शामिल। पॉइंट नंबर सी में लिखिए कि 17वीं सदी के पूर्वार्ध में, 17वीं सदी के पूर्वार्ध में, पूर्वार्ध समझते हो ना, 50 से पहले, यानी 1650 से पहले, पूर्वार्ध में देखिए निर्यात की प्रमुख मद मसाले तथा नील, निर्यात के प्रमुख मद मसाले एवं नील एवं आयात की प्रमुख मद घोड़े, आयात की प्रमुख मद घोड़े, वहीं 17वीं सदी के उत्तरार्ध में, 17वीं सदी के उत्तरार्ध में निर्यात की प्रमुख मद वस्त्र, निर्यात की प्रमुख मद वस्त्र एवं आयात की प्रमुख मद चांदी, आयात की प्रमुख मद चांदी, चांदी, चांदी। अब ऊपर एरो के लिए जगह तीसरा बचा हुआ है, अभी तो 2 एरो कहीं 2-2 पार्ट करके 4 किया है तुमने, तीसरा का बचा हुआ है, तो तीसरा में लिखना यूरोपीय कंपनियां, यूरोपीय कंपनियां, यूरोपीय कंपनियां। अब यूरोपीय कंपनियां में हाँ 3 एरो बनाओ। देखो एक्चुअली है क्या कि जब तुम लोग को एक्चुअली कुछ है इकोनॉमी ओवरलैप होगा, ओवरलैप होगा कि जब मैं मॉडर्न हिस्ट्री शुरू करूंगा तो मॉडर्न हिस्ट्री में मैं पहला 18वीं सेंचुरी का हिस्ट्री पढ़ाऊंगा आप लोगों को। 18वीं सेंचुरी का पूर्वार्ध का बनाने में जो अर्थव्यवस्था जो तुम लोगों को बताऊंगा, तो उसमें हमें मुख्य रूप से
मुगल कालीन अर्थव्यवस्था पर ही काम करना पड़ेगा। तो इसलिए वहाँ भी हमें इकोनॉमी का ये पहलू स्पष्ट करना पड़ेगा। थोड़ा भी डाइजेस्ट कर लो, बाकी वहाँ पर तुम्हारा हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पर फिर हमें करना पड़ेगा। उस सिलेबस में है वहीं, बल्कि व्यापारिक क्रांति वहीं कराऊंगा। हालांकि यहाँ भी तुम्हारे सिलेबस में व्यापारिक क्रांति दिया हुआ है, लेकिन 18वीं सदी जब हम कराएंगे बैटल ऑफ पलासी वगैरह के बाद, मतलब पलासी पहले, सॉरी बैटल पलासी, जैसे मुगल एम्पायर का डिक्लाइन है ना, पहला पार्ट जो तो आपका बनेगा, तो उसमें मॉडर्न में आपका वो चीज़ होगी, वहीं पर करवाते हैं। तो इसलिए आप यूरोपीय कंपनियां वाले में मोटे तौर पर जान लो, पुर्तगीज कंपनी, ब्रिटिश कंपनी और डच कंपनी। तो जो पुर्तगीज, उसको उसको 3 एरो बना लो, पुर्तगीज, ब्रिटिश एवं डच। जैसे यूरोपीय कंपनियां बनाए ना, तो पुर्तगीज, ब्रिटिश एवं डच। आप पुर्तगीज और ब्रिटिश डच में, पुर्तगीज में दे दो हाँ 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 कि मुख्यतः, हाँ मुख्यतः, हाँ मसाले व्यापार, मुख्यतः मसाले व्यापार से संबद्ध, मसाले व्यापार से संबद्ध, हाँ संबद्ध, हाँ तथा भारत से तटकर की वसूली में विशेष रुचि, भारत से तटकर की वसूली में विशेष रुचि, भारत से तटकर की वसूली में विशेष रुचि। अब एक बताओ, तटकर की वसूली में तुम लोगों ने पुर्तगीज वाले में एक सिस्टम पढ़ा है, मैंने जो बताया है, हाँ करताज आमडा काफिला व्यवस्था। तो तुम लोग काफी, हाँ ठीक है, तुम लोग तो काफी अच्छा जा रहे हो, हम तुम लोग को लेके बेकार चिंतित थे, संभाल ले जाओ। तो करताज आमडा काफिला व्यवस्था, करताज आमडा काफिला व्यवस्था, ये तो तुम लोगों ने जाना होगा, पढ़ा होगा। तो जब तुम करताज आमडा काफिला व्यवस्था पढ़ोगे तो उसमें क्या था कि भारतीय व्यापारियों को, जो भारत के जो जहाज जो भी समुद्र में जाते थे, उनको पहले वो परमिट देते थे और परमिट का पैसा लेते थे। जो परमिट देता था उनके जहाज़ों को सुरक्षा देते थे, और जो परमिट नहीं देता था उनके जहाज़ों को डुबो देते थे, याद होगा। तो आपको पुर्तगीज अलग लिखा भी हुआ है। अगर पुर्तगीजों की भूमिका पूछा जाए तो आप देंगे कि मसाला व्यापार को प्रोत्साहन दिया, समुद्र पर भी नियंत्रण स्थापित करने का प्रयास किया, तटकर वसूली के लिए भारतीय व्यापारियों को बाहर नहीं कर सके व्यापार से। इसके अलावा आपको 1-2 चीज़ और भी उसमें देना पड़ेगा कि उन्होंने भारत में छापा खाना लाया था, याद है ना, प्रिंटिंग प्रेस लाया था, बुक का मुद्रण उन्हीं के समय शुरू हुआ था। तो ये सब उनका योगदान है। आप देखोगे, जो मैं आपको चित्रकला पढ़ाऊंगा, तो चित्रकला के क्षेत्र में भी उनका कॉन्ट्रीब्यूशन माना जाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो मुगल में जो यूरोपीय चित्रकारी का प्रभाव जो मुगल चित्रकारी पर है, उस पर पुर्तगीजों का प्रभाव है। लेकिन यूरोपीय पुनर्जागरण भारत में फैलाने में वो कामयाब नहीं रहे, क्योंकि उनका समाज खुद ही परिवर्तन की प्रक्रिया से नहीं गुजरा था। जैसे जब तुम आओगे ब्रिटिश और फ्रेंच पढ़ोगे, तो विशेषकर ब्रिटिश का इम्पैक्ट पड़ेगा इंडिया पर, और रेनेसां विचार को फैलाने में ब्रिटिश का योगदान होगा। पुर्तगीजों का समाज स्वयं ही सामंती समाज यूरोप में था, तो वहाँ उनके समाज पर ही पुनर्जागरण का ज़्यादा प्रभाव नहीं था, तो भारत में पुनर्जागरण का प्रभाव क्या दे पाते। और जो ब्रिटिश और डच है, उन्होंने कपड़ों का, आए थे तो मसाला व्यापार के लिए, और डच साउथ ईस्ट एशिया में सेटल कर गए थे। लेकिन मसाले व्यापार से ज़्यादा डचों की जो रुचि है वह हो गई भारत से कपड़े। वहाँ पर क्या हुआ कि जैसे डच चले गए मसाले व्यापार में, ब्रिटिश भी आए थे मसाले व्यापार के लिए, सेटल कर गए इंडिया में। तो ब्रिटिश ने भारतीय वस्त्रों का यूरोप में एक बड़ा बाजार तैयार किया, और ये जो डच लोग थे वो डच का था दक्षिण पूर्व एशिया में। तो डच चाहते थे कि दक्षिण पूर्व एशिया से जो हम मसाले ले जाएं, तो उसके लिए तो कीमती धातु यूरोप से लाना पड़ता था। तो उनकी कोशिश यह थी कि हम कीमती धातु कम से कम लाएं, और यहाँ के एशिया के अंतर क्षेत्रीय व्यापार से हम इतना धन इकट्ठा कर ले कि हम मसाला में निवेश कर सके। तो उन्होंने एक नया तरीका अपनाया। इंडिया का जो कोरोमंडल तट था, तो कोरोमंडल तट से वो बहुत ही बेहतर प्रकार के वस्त्र का निर्यात करते थे इंडोनेशिया में, मलक्का में। तो इसलिए कोरोमंडल तट को मलक्का का बायां हाथ कहा गया। और फिर वही जो यहाँ से जो बेहतर किस्म के वस्त्र निर्यात करते थे मलक्का में, और फिर उसी आधार पर, उसी अंतर क्षेत्रीय व्यापार के आधार पर जो धन का संचय करते, उससे वस्तुएं खरीद कर यहाँ से वह यूरोप ले जाते। तो इसलिए उन्होंने एक क्षेत्रीय व्यापार की एक नेटवर्क उन्होंने डेवलप किया था।
तो इसलिए भारतीय वस्त्र के लिए उन्हें एक बड़ा बाजार दक्षिण पूर्व एशिया अथवा इंडोनेशिया में तलाशा और ब्रिटेन ने उसे यूरोप में विकसित किया था। तो उसमें ब्रिटिश को डैश देकर लिख दीजिएगा, हाँ, कि ब्रिटिश के द्वारा सूती वस्त्र रेशम, हाँ, ब्रिटिश कंपनी के द्वारा सूती वस्त्र रेशम आदि के लिए एक बड़ा बाजार ब्रिटेन में विकसित किया जाना, आदि के लिए एक बड़ा बाजार यूरोप में विकसित किया जाना, आदि के लिए बड़ा बाजार यूरोप में विकसित किया जाना, यूरोप में विकसित किया जाना, यूरोप में विकसित किया जाना, विकसित किया जाना। उधर डच के लिए लिख दीजिए, डचों के द्वारा भारतीय वस्त्रों के लिए बड़ा बाजार दक्षिण पूर्व एशिया में कायम किया जाना, डचों के द्वारा भारतीय वस्त्रों के लिए बड़ा बाजार दक्षिण पूर्व एशिया में कायम किया जाना, दक्षिण पूर्व एशिया में कायम किया जाना, कायम किया जाना। अब देखो बच्चे, अब तुम्हारा इसमें एक पहलू बनता है मुद्रा, बैंकिंग और बीमा। वो व्यापार वाले से ही तुम्हारा जुड़ेगा, क्योंकि व्यापार का इंफ्रास्ट्रक्चर है ना, तो व्यापार वाले से ही जुड़ेगा। तुम्हारे पास तो एरो नहीं होगा, है तो उसमें दे देना मुद्रा, मुद्रा प्रणाली, मुद्रा प्रणाली पहला दे देना, और मुद्रा प्रणाली में दे देना सोने, चांदी और तांबे की मुद्रा, सोने, चांदी और तांबे की मुद्रा तथा रुपया एवं दाम का मानकीकरण, रुपया एवं दाम का मानकीकरण, मानकीकरण। जैसे सोना, चांदी और तांबे की मुद्रा है, फिर रुपया एवं दाम का मानकीकरण, जो चांदी की मुद्रा और तांबे की मुद्रा है उसका मानकीकरण, ये मानक मुद्राएं थी। जैसे असरफी वगैरह कोई वैसी मानक नहीं थी, तो गोल्ड का एक तरह से समझो तो हाँ, एक गोल्ड का वजन था, लेकिन जो तांबे और चांदी की मुद्रा है वो मुद्रा मानकीकृत मुद्रा थी। अब जरा तक तुम लोगों से हम एक चीज जानना चाहते हैं कि मेक मी क्लियर, ये तुमको पता होना चाहिए कि अकबर के समय बड़े पैमाने पर मुद्रा जारी की, जहांगीर के समय 250 करोड़ मुद्राएं चलती थी। मुद्रा की जरूरत क्यों थी? तो एक तो भू राजस्व को चुकाने के लिए मुद्रा की जरूरत थी, दूसरा आंतरिक व्यापारिक लेन देन में जरूरत थी। लेकिन जो बैंकिंग है उसमें बैंकिंग सिस्टम कैसे काम करता था? तो बैंकिंग सिस्टम चलाया जाता था सर्राफों के द्वारा। तो दूसरा, जैसे मुद्रा लिखा तो बैंकिंग और बीमा, उसे दूसरा लिखा बैंकिंग, बैंकिंग, हाँ उसी में जहां मुद्रा लिखा उसके नीचे बैंकिंग, और बैंकिंग में डैश देकर लिखना सर्राफों के द्वारा, सर्राफों के द्वारा बैंकिंग व्यवस्था का संचालन, बैंकिंग व्यवस्था का संचालन अर्थात ब्याज पर रुपए, ब्याज के बदले रुपए जमा लेना, ब्याज के बदले रुपए जमा लेना और ब्याज पर रुपए उधार देना, ब्याज पर रुपए उधार देना, अब बीमा पद्धति, आप लोग हुंडी व्यवस्था जानते हो? हुंडी, राइट, वेरी गुड। तो आप सी में वहीं पर लिख देना हुंडी पद्धति अथवा बीमा पद्धति, हुंडी अथवा बीमा पद्धति। अब हुंडी अथवा बीमा पद्धति में जानते हो क्या था? आधुनिक जिसको कहते हो ड्राफ्ट, उसका चेक या चेक अथवा ड्राफ्ट उसका पूर्व रूप,
तो आधुनिक लिख सकते हो आधुनिक ड्राफ्ट का पूर्व रूप, आधुनिक ड्राफ्ट का पूर्व रूप, पूर्व पूर्व हाँ पूर्व रूप। अब आधुनिक ड्राफ्ट का पूर्व रूप का, जैसे मान लो तुमको अहमदाबाद में खरीदारी करनी है, तो तुम सर्राफ को यहां पर रुपया दोगे, ऊपर अपना बट्टा काटेगा, एक कमीशन लेगा, और कमीशन लेकर उसका एक ब्रांच होगा अहमदाबाद में, तो वहां पर तुम अहमदाबाद के बाजार में खरीदारी करोगे। उस आदमी की कितनी साख होगी वहां कि तुम उसका केवल लिखा हुआ हुंडी दे दोगे, तुमको कोई दुकानदार कुछ बोलेगा नहीं, पूरा सामान दे देगा तुम्हें, क्योंकि उस सर्राफ का ड्राफ्ट है तुम्हारे पास बना हो। क्रेडिट पर चलता था बाजार, और ऐसे ऐसे पूंजीपति थे। यहाँ पर वीर जी बोहरा, अब्दुल गफूर बोहरा, वो आज का मुकेश अंबानी था, वर्ल्ड क्लास का वो था कैपिटलिस्ट। वीर जी बोहरा और अब्दुल गफूर बोहरा, ये दोनों गुजरात के थे। मुगल एम्पायर भी उसे कर्ज लेते थे। तो इतने बड़े बड़े सर्राफ थे। अब यहाँ पर देखो, इसी पर दो तीन चीजें आती है। तुम्हारी तो नगरीकरण पर विस्तार से दिया हुआ है, लेकिन इस नगरीकरण, हाँ पहले तुम इस पर क्वेश्चन फॉर्म कर लो। लिखिए हाँ कि मुगलों के अधीन विदेश व्यापार पर एक टिप्पणी लिखिए। मुगलों के अधीन विदेश व्यापार पर एक टिप्पणी लिखिए। मुगलों के अधीन विदेश व्यापार पर एक टिप्पणी लिखिए। एक टिप्पणी लिखिए। क्वेश्चन नंबर 2। कि मुगल काल में, मुगल काल में, मुगल काल में, हाँ कर दो क्या, हाँ क्या मुगल काल में, क्या मुगल काल में विकसित व्यापार ने, मुगल काल में विकसित व्यापार ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर अपना प्रभाव छोड़ा। विकसित व्यापार ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर अपना प्रभाव छोड़ा। प्रश्नवाचक चिन्ह डाल दो। क्या लगता है, प्रभाव छोड़ा कि नहीं छोड़ा? छोड़ दिया। कौन कौन इसमें प्रभाव छोड़ा वाले में हाथ उठाओ, और प्रभाव नहीं छोड़ा वाले में? प्रभाव नहीं छोड़ा, ठीक है, उन्हें बेसिक ठीक है तुम लोगों का। तो प्रभाव छोड़ा वाले में कुछ लिख सकते हो क्या? क्या क्या दिखाओ? कच्चे मालों की प्राप्ति, नगद का प्रवेश, व्यापारियों का आगमन। क्या मुद्रा का प्रवेश इसलिए भी होगा कि जो कि भूरा उस नगद में लिया जाने लगा, तो किसान अपने अनाज का एक भाग बेच देते थे, तो गांव में मंडी कायम हो गई। निजामुद्दीन अहमद नामक एक लेखक ने डेटा दिया है कितने नगर थे और कितने कस्बे थे। कौन कौन बताएगा? 120 नगर और 3200 कस्बे। आज सब लोग, तुम लोग जाके बचा खुचा डाटा पूरा करोगे, और तुम लोगों ने 2 दिन समय बस वही एंजॉय करने में बिता। देखिए एंजॉय करना भी जरूरी है, मैं उसके लिए तुमको ये नहीं करता हूं, लेकिन कुछ ज्यादा एंजॉय कर लिए। एक दिन पढ़ना था तुम लोगों को, क्या अगर पढ़ना था तो डेटा वगैरह कुछ याद आना चाहिए। तो ये जो दूसरा वाला क्वेश्चन है उसको तुम लिख डालोगे। अब क्वेश्चन नंबर 3 लिखो। हाँ लिखिए, हाँ हाँ कि मुगल काल में, हाँ सॉरी मुगल, हाँ हाँ मुगल अर्थव्यवस्था में, मुगल अर्थव्यवस्था में पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के लक्षणों को दर्शाइए। मुगल अर्थव्यवस्था में, हाँ मुगल अर्थव्यवस्था में, हाँ पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के लक्षणों को दर्शाइए। लक्षणों को दर्शाइए। एकदम यूपीएससी टाइप का क्वेश्चन, इसी तरह पूछ देंगे आपको। क्या लक्षण दर्शा दोगे? कौन कौन दर्शाएगा? क्या जब से तूने बीपीएससी में तुम क्या गए, तुम्हारा बुद्धि कुंद हो गई। हाँ हाँ हाँ, तो क्या लक्षण दर्शाओगे कि नहीं?
क्या कल से पढ़ के आना। अब बीपीएससी हम नहीं जानते हैं, कल के पर से पढ़ के आना है इसमें। और लक्षण कुछ दर्शा सकते हो? कौन कौन दर्शा सकता है? अरे कुछ नहीं, ये लक्षण। पॉइंट नंबर फर्स्ट लिखो, निम्नलिखित करके डैश दे दो। तुम लोग को इतना पारंगत होना चाहिए कि क्वेश्चन हो और आंसर निकलना शुरू हो जाए। पॉइंट फर्स्ट, विकसित व्यापार, विकसित व्यापार, विकसित व्यापार, डैश देकर। हाँ, भूमंडलीकृत अर्थव्यवस्था में, भूमंडलीकृत अर्थव्यवस्था में भारत का वजन इतना भारी, कितना भारी? कुल जीडीपी का कितना? 24%। तो भारी कि कुल जीडीपी का, कुल विश्व जीडीपी का 24%, कुल विश्व जीडीपी का 24%। बर्नियर लिखता है, क्या लिखता है? बर्नियर लिखता है कि पूरी दुनिया से सोने चांदी चक्कर काटते हो। पड़ोसी को क्या झाग रहे हो? पड़ोसी की स्थिति तुमसे भी नाजुक चल रही है। पूरी दुनिया से सोने और चांदी चक्कर काटते हुए अंत में सोने चांदी के दलदल भारत में विलीन हो जाती है। सोने चांदी के दलदल भारत में विलीन हो जाती है। सोने चांदी के दलदल भारत में विलीन हो जाती है, विलीन हो जाती है। ओके। पॉइंट नंबर 2, उत्पादन की दादनी पद्धति। क्या ये पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के लक्षण है ना? उत्पादन की दादनी पद्धति हो जाएगा। पॉइंट नंबर 3, विकसित, विकसित मुद्रा प्रणाली एवं बैंकिंग हो जाएगा। बैंकिंग। पॉइंट नंबर 4, हुंडी अथवा बीमा प्रणाली का विकास, हुंडी अथवा बीमा प्रणाली का विकास, विकास। एक लेखक का नाम बता दो जिसने बीमा पद्धति पर, मुगल काल में बीमा पद्धति की तरफ संकेत किया है। एक लेखक का नाम चाहिए हमें। सुजान राय खत्री, सुजान राय खत्री लेखक है जो बीमा पद्धति पर लिखता है। ओके। अब दूसरा क्वेश्चन लिखो। कारखाना पद्धति का कॉमन प्रोडक्शन से डायरेक्ट रिलेशन नहीं। लेकिन जब पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के लक्षण पूछेगा तो उसमें कारखाना नहीं चल पाएगा। कॉमन देना बहुत सुदृढ़ नहीं है। 20 मानक पर अभी उस कानून व्यवस्था सबसे नहीं होगा। ये पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के भी लक्षण है। अब दूसरा क्वेश्चन लिखो। हाँ 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 हाँ, ठीक है। हाँ 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 हाँ, क्या, हाँ क्या, क्या 17वीं सदी में मुगल कालीन अर्थव्यवस्था में, हाँ, हाँ, 17वीं सदी में मुगल कालीन अर्थव्यवस्था में, 17वीं सदी में मुगल कालीन अर्थव्यवस्था में, अर्थव्यवस्था में पूंजीवादी उत्पादन की संभावनाएं थीं, पूंजीवादी उत्पादन की संभावनाएं थीं, संभावनाएं थीं, प्रश्नवाचक चिन्ह डाल दो। इसमें क्या करोगे? पहला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन दोनों के अंतर को समझ रहे हो तुम लोग? जैसे पहला क्वेश्चन मैंने लिखवाया और ये क्वेश्चन लिखवाया, इसके अंतर को समझा? क्या अंतर है? अंतर समझ में आ रहा है?
इसमें आप तुम्हारा आर्गुमेंटेटिव हो गया। पहले तो कहा पूछा कि लक्षण बताइए, तो खोज खोज के ये भी लक्षण, ये भी लक्षण, ये भी लक्षण। पहला वाला में कि दूसरा वाला में? हम नहीं, इसको पहला वाला में दे सकते थे, जो निजी व्यापार वाला में पहला वाला में दे सकते थे। बहुत फोर्सफुल पॉइंट तो नहीं, लेकिन दोगे तो काटेगा भी नहीं, चल जाएगा। पूंजीवाद का मतलब होता है कि देखो, एक्चुअली तुम लोग को इफेक्ट तब आता है कि जैसे इकोनॉमिक्स की समझ होती ना, तब समझते कि पूंजीवाद का एक खास इंफ्रास्ट्रक्चर होता है। जैसे लेन देन की पद्धति होती है, व्यापार सरप्लस होता है, ट्रेड सरप्लस हो चाहिए, लेन देन की विकसित पद्धति चाहिए, है ना। हाँ, इंफ्रास्ट्रक्चर की बेहतर पद्धति कर सकते हो। तो उसमें तुमने जो ये कहा कि अगर वहां चाहो पहला क्वेश्चन में तो विकसित इंफ्रास्ट्रक्चर भी दे सकते हो, हालांकि उसको गिब्बन बिल्कुल खंडित करता है, कहता है कि भाई भारत में तो रोना यही है कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं है कैसे। तो अब गिब्बन का अपना विचार है, लेकिन तपन राय चौधरी इरफान हबीब लिखते हैं कि मरणोत्तर काल में प्लिनी से लेकर तुम लोग एक सेंटेंस कहीं भी लिख सकते हो, प्लिनी से लेकर बर्नियर तक भारतीय व्यापार की तारीफ करता है। प्लिनी से लेकर बर्नियर तक। प्लिनी याद है ना, आंसू बहाया था किस मुद्दे पर? और एक चीज तो तुम लोग को मैंने पहले ही बताया हुआ है कि जब जब भूमंडलीकरण हुआ है व्यापार संवर्धन भारत के पूंजीवादी उत्पादन की संभावनाएं थी, तो तुमको मैंने करके ही छोटा सा एक दिया हुआ है, देखा है कि नहीं तुम लोग? इसको पेज संख्या किससे ले लोगे तुम लोग? 95, सीधे 95 पर आ जाओ। वहां पर उत्तर में 95 लिख दो, यहां पर डिस्कस कर लेते हैं तुम लोगों से। लिखोगे हाँ कि यह अपने आप में बहुत ही जटिल प्रश्न है। मुगल काल में कई ऐसे कारक थे जो औद्योगिक पूंजीवाद के विकास को धक्का पहुंचा रहे थे। प्रथम, भारत के विभिन्न क्षेत्र विकास के विभिन्न स्तर पर थे। दूसरा, भारत में श्रम को विस्थापित करने के लिए तकनीकी का विकास नहीं हो रहा था, जबकि तकनीकी औद्योगिकरण की रीढ़ होती है। तीसरा, भारत में कुलीन तथा राजाओं का वर्चस्व था जो निवेश में बहुत अधिक रुचि नहीं रखते थे। जैसे इरफान हबीब ने तकनीकी वाला मुद्दा उठाया है। जैसे इरफान हबीब का ये कहना है, तुम लोग मेंटली अलर्ट हो ना, जो मैंने एक बड़ा सा भी पीछे लिखा है, तुम लोग को मैटर देने में मैंने कोई कमी नहीं छोड़ी है, लेकिन तुम लोग का वही है कि मैं ऑक्सीजन का सिलेंडर दे सकता हूं, फेफड़ा कहां से दे सकता हूं, वो तो खींचना पड़ेगा थोड़ा सा। तुम लोग कहते हो बुक कौन सा पढ़े, हमें बुक क्या बताऊं तुमको, इसमें है पहले कंटेंट, उसको तो पचाओ, पीछे वाला पचाओ। तो इरफान हबीब ने क्या लिखा है? जैसे उन्होंने यह लिखा कि भारत में सरप्लस ट्रेड था, ट्रेड भी विकसित अवस्था में थी, और भारत में बड़ी मात्रा में कीमती धातु भी आ रहा था। लेकिन उनका कहना है कि देखो भाई, पूंजीवाद में तीन होते, एक होता वाणिज्यिक पूंजीवाद, तो कहते कि वाणिज्यिक पूंजीवाद तो विकसित अवस्था में थी। वाणिज्यिक पूंजीवाद औद्योगिक पूंजीवाद के रूप में ढले, उसके लिए आधुनिक फैक्ट्री प्रणाली का विकास आवश्यक होता है। मेरी बात नहीं लगी, थोड़ा भी इधर उधर होगी तो मिस कर जाओगे। वाणिज्यिक पूंजीवाद औद्योगिक पूंजीवाद में ढले, इसलिए आधुनिक फैक्ट्री प्रणाली का विकास आवश्यक होता है। और आधुनिक फैक्ट्री प्रणाली का विकास तभी होगा जब तकनीकी विकास हो। और हिंदुस्तान में तकनीकी विकास उनके विचार में इसलिए नहीं हो रहा है कि यहाँ जाति व्यवस्था। यूरोप में तकनीकी का विकास तब हुआ था